नमस्कार दोस्तों, थिंक आइस में आप सभी का स्वागत है। आज हम घटना चक्र समसामयिक करंट अफेयर्स 2023 दृष्टि पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हम एक साल के करंट अफेयर्स देख रहे हैं। साथ ही साथ यूपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी, सीजीपीएससी, यूकेपीएससी, आरएएस, ईपीएफओ, एपीएफसी तथा अन्य स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए क्वेश्चंस को देखेंगे और उनका सिलसिलेवार व्याख्यान देखेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक है, म्यांमार एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में शामिल हो गया है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एफएटीएफ वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्त पोषण पर नज़र रखने वाली संस्था है। 1989 में 1989 में पेरिस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में शामिल राष्ट्रों की पहल पर एफएटीएफ की स्थापना हुई। वर्तमान में 39 सदस्य हैं। इसके 2 क्षेत्रीय संगठन भी शामिल हैं इसमें 39 सदस्यों में। इंडोनेशिया एफएटीएफ का एकमात्र ऑब्जर्वर देश है, पर्यवेक्षक है। भारत वर्ष 2010 से एफएटीएफ के सदस्य देशों में शामिल है। 24 फरवरी 2023 को एफएटीएफ ने रूस की सदस्यता को निलंबित कर दिया, सस्पेंड कर दिया। स्मरणीय तथ्य, अक्टूबर 2022 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में एफएटीएफ की पूर्ण बैठक, जिसको प्लेनरी कहते हैं, संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता सिंगापुर के टी राजा कुमार द्वारा की गई। तो ये सिंगापुर के, नाम भारतीय जरूर है लेकिन है सिंगापुर के, तमिल होंगे ये, टी राजा कुमार। ये सिंगापुर में रहते हैं। इन्होंने अध्यक्षता की है एफएटीएफ की मीटिंग की। कौन सी? प्लेनरी मीटिंग की। इस बैठक में म्यांमार को एफएटीएफ की ब्लैक सूची में डाला गया है, ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। उल्लेखनीय कि म्यांमार के अतिरिक्त ईरान और डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, दैट इज़ नॉर्थ कोरिया, उत्तरी कोरिया ब्लैक लिस्ट में शामिल है। तो नॉर्थ कोरिया, ईरान और म्यांमार। ज्ञातव्य की ब्लैक सूची को आधिकारिक रूप से हाई रिस्क जुरिस्डिक्शन सब्जेक्ट टू अ कॉल फॉर एक्शन के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त कॉन्गो लोकतंत्र गणराज्य, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो डीआरसी, मोज़ैम्बिक और तंजानिया को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में, ग्रे सूची में डाला गया है, जबकि पाकिस्तान, निकारागुआ को ग्रे सूची से बाहर कर दिया गया है। उल्लेखनीय कि ग्रे सूची को आधिकारिक तौर पर जुरिस्डिक्शन अंडर इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग के नाम से जाना जाता है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022, 2007 से वैश्विक नवाचार सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII का प्रकाशन हर साल किया जा रहा है। इस सूचकांक का प्रकाशन विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वीपो द्वारा किया जाता है। वीपो द्वारा इस सूचकांक का प्रकाशन द पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट की भागीदारी में किया जाता है या किया गया है। साथ ही सूचकांक के प्रकाशन में कॉरपोरेट नेटवर्क भागीदारों यथा द कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII, ब्राज़ीलियन नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्री CNI, इको पेट्रोल, ये कोलंबिया की है, और टर्किश एक्सपोर्ट असेंबली TIM की सहयोगी भूमिका रही है। इको पेट्रोल के बारे में एक सूचना और बता देते हैं कि इको पेट्रोल और पेट्रोब्रास, ये 2 कंपनियां, पेट्रोब्रास ब्राज़ील की है, इको पेट्रोल कोलंबिया की। इन दोनों ने भारत के साथ तेल के लिए समझौता किया है कि तेल के आपूर्तिकर्ता बनेंगे भारत को। साथ ही साथ गुयाना के प्रेसिडेंट जो हमारे यहाँ इरफान आए थे, मोहम्मद इरफान, तो उन्होंने भी अपनी 11% जो सरकारी हिस्सेदारी है उसका पूरा पेट्रोल भारत को, तेल पूरा देने का आश्वासन दिया है। तो भारत उनसे पूरा तेल खरीदेगा। और बाकी 2-3 कंट्रीज़ और हैं। एक है आपकी कंट्री अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, नाइजीरिया, तो वहाँ से भी भारत तेल खरीदेगा। तो यहाँ से पूरा एक सिस्टम चल रहा है तेल खरीदने का, और रूस पे अपनी डिपेंडेंस को कम किया जा रहा है, ताकि अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है कि रूस पे कड़े सैंक्शन लगते हैं तो भारत अपने अन्य सोर्सों का भी यूज़ कर सके। स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। 29 सितंबर 2022 को वैश्विक नवाचार सूचकांक के 15वें संस्करण का प्रकाशन किया गया। इस संस्करण का शीर्षक है, नवाचार संचालित समृद्धि का भविष्य क्या है, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ इनोवेशन ड्रिवन ग्रोथ। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में विश्व की कुल 132 अर्थव्यवस्थाओं के नवाचार प्रदर्शन को मापकर उन्हें रैंक दी जाती है। 2022 में स्विट्ज़रलैंड लगातार 12वें वर्ष विश्व की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्था, मोस्ट इनोवेटिव इकॉनमी रही है। चीन को GII में 11वां स्थान मिला है। शीर्ष 30 देशों में शामिल एकमात्र मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था है चाइना। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में टॉप 5 कंट्रीज़ कौन सी हैं, टॉप 5 इकॉनमीज़।
पहले पर स्विट्ज़रलैंड है 64.6% या 64.6 स्कोर है इसका। दूसरे पे यूएसए है, तीसरे पे स्वीडन, चौथे पे यूके, पांचवे पे नीदरलैंड्स। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत ने 36.6 स्कोर के साथ 40th रैंकिंग 40वीं रैंकिंग प्राप्त की है। वर्ष 2021 में 46वां स्थान था भारत का, जो अभी तक का भारत का सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है 40वीं। तो भारत का स्कोर है 36.6, भारत की रैंकिंग है 40th, और ये नवाचार सूचकांक 2022 का है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है 2022 की। उल्लेखनीय कि तुर्की 37 स्थान है, भारत 40 पर है। पहली बार इस सूचकांक में टॉप 40 देशों में शामिल हुए हैं। साथ ही भारत निम्न मध्यम आय समूह वाले देशों में तथा मध्य एवं दक्षिण एशिया क्षेत्र में शीर्ष स्थान पर है। भारत, केन्या, मालदोवा और वियतनाम ने रिकॉर्ड लगातार 12वें वर्ष 2011 से 22 तक इनोवेशन अचीवर का खिताब हासिल किया है। वर्ष 2022 में पहली बार इंडोनेशिया 75th, उज्बेकिस्तान 82nd और पाकिस्तान 87th को इनोवेशन अचीवर्स का दर्जा प्राप्त हुआ है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 के तहत 2022 में विश्व की सबसे बड़े विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार क्लस्टर बिगेस्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन क्लस्टर्स की भी घोषणा की गई। 2022 में टोक्यो, योकोहामा, जापान विश्व का शीर्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हब है। विश्व के शीर्ष 100 विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्लस्टर्स में भारत के 4 शहर यथा बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई शामिल हैं। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022, तो ये जो वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक GFSI ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स है, तो विकसित एवं विकासशील देशों में खाद्य सुरक्षा की स्थिति का मूल्यांकन करने वाला एक प्रमुख साधन है। यह सूचकांक लंदन स्थित इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट द्वारा डिज़ाइन एवं निर्मित तथा कॉर्टेवा एग्री साइंस द्वारा प्रायोजित किया गया है। यह सूचकांक सर्वप्रथम 2012 में जारी किया गया। सूचकांक के तहत विश्व के 113 देशों में खाद्य सुरक्षा का मूल्यांकन जिन 4 प्रमुख स्तंभों यानी पिलर्स के आधार पर किया जाता है वो हैं खाद्य सामर्थ्य, फूड अफोर्डेबिलिटी, खाद्य उपलब्धता, फूड अवेलेबिलिटी, गुणवत्ता एवं सुरक्षा, क्वालिटी एंड सेफ्टी, स्थिरता एवं अनुकूलन, सस्टेनेबिलिटी एंड एडाप्टेशन। स्मरणीय तथ्य क्या है? 20 सितंबर 2022 को वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 जारी किया गया। इस वर्ष के सूचकांक में 113 देश शामिल थे। इस सूचकांक में यह सूचकांक कौन से नंबर का था? 11वां संस्करण था ये सूचकांक। GFSI 2022 में टॉप 3 कंट्रीज़ कौन सी हैं? पहले पे फिनलैंड, दूसरे पे आयरलैंड, तीसरे पे नॉर्वे। फिनलैंड का स्कोर है 83.7। GFSI 2022 में भारत ने 58.9 के समग्र स्कोर के साथ 68th पोजीशन प्राप्त की है। तो भारत का स्थान 68th है और भारत का जो स्कोर है 58.9 है। गौरतलब है कि GFSI 2021 में भारत 57.2 के समग्र स्कोर के साथ 71वें स्थान पर था। एशिया प्रशांत क्षेत्र में 23 देशों की रैंकिंग में भारत का 14वां स्थान है। खाद्य उपलब्धता स्तंभ में भारत का स्कोर सर्वाधिक 62.3 है। अब बात करते हैं यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़। 3 भारतीय शहर शामिल किसमें? ये है यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में 3 भारतीय शहर हैं। यूनेस्को की जो ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ हैं GNLC, यूनेस्को इंस्टीट्यूट फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग UIL, यूनेस्को इंस्टीट्यूट फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग संयुक्त राष्ट्र का एकमात्र ऐसा संगठनात्मक निकाय ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट है जिसका वैश्विक अधिदेश ग्लोबल मैंडेट जीवन पर्यंत अधिगम लाइफ लॉन्ग लर्निंग है। UIL हैम्बर्ग, जर्मनी में स्थित है। स्थानीय सरकारों को जीवन पर्यंत अधिगम रणनीतियाँ लाइफ लॉन्ग लर्निंग स्ट्रेटजीज विकसित करने में मदद करने के लिए UIL ने यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ GNLC की स्थापना की है। इस नेटवर्क को वर्ष 2012 में लॉन्च किया गया था। यूनेस्को GNLC एक अंतर्राष्ट्रीय नीति उन्मुख पॉलिसी ओरिएंटेड नेटवर्क है। इसमें विश्व भर के 76 देशों के 294 शहर शामिल हैं जो एक दूसरे के बीच में प्रेरणा, विशेषज्ञता और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करते हैं। स्मरणीय तथ्य 2 सितंबर 2022 को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में 44 देशों के 77 शहरों को शामिल करने की घोषणा की गई।
इन 77 शहरों में 3 भारतीय शहर हैं। ये 3 है नीलाम्बुर केरल, तो केरल का कौन सा है? नीलाम्बुर। त्रिशूर केरल, दूसरा केरल का कौन सा है? त्रिशूर। और वारंगल तेलंगाना। नीलाम्बुर, त्रिशूर, वारंगल। नीलाम्बुर और त्रिशूर हैं केरल के, वारंगल है तेलंगाना का। इस नेटवर्क में जगह बनाने वाले उपर्युक्त भारतीय शहर देश के पहले प्रवेशकर्ता फर्स्ट इंट्रेंट्स बन गए हैं। त्रिशूर की बात कर लेते हैं। यह शहर केरल की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में लोकप्रिय है। यह अपने आभूषण उद्योग, विशेष रूप से सोने स्वर्ण के लिए भी जाना जाता है। नीलाम्बुर को सौगान का स्थल, लैंड ऑफ टीक भी कहा जाता है। तो जैसे शीशम सागौन होता है, जो लकड़ियाँ होती है जिनसे फर्नीचर बनते हैं, तो नीलाम्बुर को सागौन का स्थल, लैंड ऑफ टीक भी कहा जाता है। यह भारत के केरल राज्य में स्थित एक पारिस्थितिकी पर्यटन गंतव्य स्थल है। उल्लेखनीय कि सामान्यतः यूनेस्को द्वारा 5 लाख एवं उससे अधिक जनसंख्या वाले शहरों को ही GNLC में शामिल करने की प्राथमिकता दी जाती है। हालांकि नीलाम्बुर GNLC में शामिल होने वाला ऐसा पहला नगर है जिसकी जनसंख्या 1 लाख से भी कम है। बात करते वारंगल, जो तेलंगाना में है, तो ये तेलंगाना का शहर है। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2022। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट को पहली बार वर्ष 2006 में विश्व आर्थिक मंच WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया गया था। इस रिपोर्ट को जारी करने का मुख्य उद्देश्य विश्व में लैंगिक समानता को प्राप्त करने की दिशा में हुई प्रगति का मापन करना था। यह रिपोर्ट निम्नलिखित 4 आयामों, डायमेंशंस के आधार पर विभिन्न देशों में व्याप्त लैंगिक अंतराल का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करती है। पहला है आर्थिक भागीदारी और अवसर, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी। दूसरा है शिक्षा प्राप्ति, एजुकेशनल अटेनमेंट। तीसरा है स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता, हेल्थ एंड सर्वाइवल। चौथा है राजनीतिक सशक्तिकरण, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। 13 जुलाई 2022 को विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा 16वीं वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2022 ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 जारी की गई। रिपोर्ट में कुल 146 देशों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया। रिपोर्ट के अनुसार 2022 में वैश्विक लैंगिक अंतराल स्कोर 68.1% है। रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान स्थिति के अनुरूप विश्व भर में व्याप्त लैंगिक अंतराल को समाप्त करने में 132 साल लग जाएंगे। रिपोर्ट के अनुसार अभी तक कोई भी देश पूर्ण लैंगिक समानता, फुल जेंडर पैरिटी को प्राप्त नहीं कर सका है। हालांकि सूचकांक में शामिल शीर्ष देशों में आइसलैंड ने न्यूनतम 90% तक लैंगिक अंतराल को समाप्त करने में सफलता प्राप्त की है। लैंगिक अंतराल को समाप्त करने के संदर्भ में उत्तरी अमेरिका विश्व का सबसे अग्रणी क्षेत्र है। आइसलैंड को लगातार 13वीं बार विश्व में सर्वाधिक लैंगिक समानता वाला देश घोषित किया गया है। आइसलैंड का जो लैंगिक अंतराल स्कोर है 0.908, फिर फिनलैंड दूसरे पर आता है 0.860 के साथ, तीसरे पे नॉर्वे 0.845 के साथ। इसके बाद लैंगिक समानता के मामले में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले 3 देश कौन से हैं? 146 में अफगानिस्तान है, महिलाओं की दशा बहुत ख़राब है यहाँ पर। फिर 145 पर पाकिस्तान है, तो यहाँ पर भी खराब है महिलाओं की दशा। 144 पर है कॉन्गो लोकतंत्र गणराज्य, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इसको हम कहते हैं DRC। भारत ने अब तक अपने 62.9% लैंगिक अंतराल को समाप्त कर दिया है। भारत वर्ष 2021 की तुलना में 5 स्थानों के सुधार के साथ वर्ष 2022 में 135वें स्थान पर पहुंच गया है। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2021 में 156 देशों की सूची में भारत 140 स्थान पर था। बात करते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स 2022 की। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स WPP का प्रकाशन संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के आर्थिक एवं सामाजिक मामले विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, देशा DESA के जनसंख्या विभाग या जनसंख्या प्रभाव, जिसको हम पॉपुलेशन डिवीज़न कहते हैं, द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष पर किया जाता है। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स का प्रकाशन संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के आर्थिक एवं सामाजिक मामले विभाग के जनसंख्या प्रभाग, देशा के जनसंख्या प्रभाग, पॉपुलेशन डिवीज़न द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष पर किया जाता है। यह रिपोर्ट वैश्विक जनसांख्यिकीय प्रवृत्तियों और भावी संभावनाओं का व्यापक विवरण प्रदान करती है। इस रिपोर्ट का प्रकाशन 1951 में किया जा रहा है। 1951 से किया जा रहा है इसका रिपोर्ट का प्रकाशन। स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। 11 जुलाई 2022 को वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स 2022 नामक रिपोर्ट प्रकाशित की गई। WPP श्रृंखला की ये 27वीं रिपोर्ट है।
इस रिपोर्ट में वर्ष 1950 से लेकर अब तक की अवधि के दौरान 237 देशों और क्षेत्रों के जनसंख्या संबंधी आकलनों पॉपुलेशन एस्टिमेट्स को प्रस्तुत किया गया है। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा 237 देश हैं, बहुत से मान्यता प्राप्त होंगे, बहुत से नहीं होंगे। हमारे यूएनओ में कितनी कंट्रीज़ है? 193, 194 ऐसे कुछ कंट्रीज़ हैं, टोटल 199 भी मान लें आप, तो यहाँ पे 237 देश दिखा रहा है। साथ ही इस रिपोर्ट में वर्ष 2100 यानी 2100 की जनसंख्या का अनुमान शामिल है, जो वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तरों पर संभावित परिणामों की एक श्रृंखला को दर्शाता है। WPP 2022 के अनुसार 15 नवंबर 2022 तक विश्व की जनसंख्या 8 अरब यानी 8 बिलियन अनुमानित है। संयुक्त राष्ट्र के नवीनतम अनुमानों के तहत वैश्विक जनसंख्या निम्नानुसार बढ़ सकती है: 2030 तक 8.5 बिलियन, 2050 तक 9.7 बिलियन, 2100 तक 10.4 बिलियन। वर्ष 2050 तक वैश्विक जनसंख्या में आधे से अधिक अनुमानित वृद्धि जिन 8 देशों में केंद्रित होना संभव है वे हैं भारत, नाइजीरिया, मिस्र, पाकिस्तान, कॉन्गो लोकतंत्र गणराज्य, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इथोपिया, फिलीपींस और संयुक्त गणराज्य तंजानिया। 1950 में वैश्विक प्रजनन दर लगभग 5 जन्म प्रति महिला थी, जो कम होकर 2021 में 2.3 जन्म प्रति महिला हो गई है। 2050 तक वैश्विक प्रजनन दर घटकर 2.1 जन्म प्रति महिला तक पहुंचने का अनुमान है। रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर 2019 में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा लाइफ एक्सपेक्टेंसी LE ये 72.8 वर्ष तक पहुंच गई है, जो 1900 के बाद से लगभग 9 वर्षों की वृद्धि को दर्शाता है। वर्ष 2050 तक वैश्विक जीवन प्रत्याशा बढ़कर 77.2 वर्ष हो जाने का अनुमान है। 2021 में महिला और पुरुष जीवन प्रत्याशा क्रमशः 73.8 वर्ष और 68.4 वर्ष है। तो महिला 73.8 वर्ष और पुरुष 68.4 वर्ष है। 65 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के लोगों का वैश्विक आबादी में हिस्सा 2022 में 10% से बढ़कर 2050 में 16% होने का अनुमान है। 2050 तक विश्व भर में 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की आबादी 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की आबादी से 2 गुनी से भी अधिक होने का अनुमान है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 देश कौन से हैं? वर्ष 1990 से 2050 तक कुल जनसंख्या मिलियन में हम काउंट कर रहे हैं। तो 1990 में चाइना था, फिर उसके बाद 2022 में चाइना था, 2050 तक भारत आ जाएगा। तो ये पूरा आंकड़ा आप देख लीजिएगा, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो 1, 2, 3 इस तरीके से आपको रैंकिंग दिखाई गई है। पहले पे 1990, 1922 और 2050 फ्यूचर की बात कर रहे हैं। चीन और भारत, फिर दूसरे में आ जाएगा भारत और चीन, अमेरिका, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान। बेसिकली इनका ये दिखाना है कि पहले नंबर पे टॉप 1 पे कौन है? चाइना और इंडिया है। फिर उसके बाद अमेरिका, इंडोनेशिया और पाकिस्तान, ब्राज़ील, नाइजीरिया, ये कुछ कंट्रीज़ आ जाती हैं। बाकी कुछ देखने का मतलब नहीं है। भारत अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु अंतर सरकारी समिति में चयनित हो गया है। यूनेस्को द्वारा अपने सदस्य देशों को उनकी सांस्कृतिक विरासतों के प्रभावी संरक्षण हेतु उपायों के कार्यान्वयन में सहायता प्रदान की जाती है। इन उपायों में अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों के संरक्षण हेतु अभिसमय कन्वेंशन फॉर द सेफगार्डिंग ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का अंगीकरण एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिससे सांस्कृतिक विरासत के क्षेत्र में नई नीतियों के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इस अभिसमय को वर्ष 2003 में यूनेस्को की आम सभा द्वारा पारित किया गया था। भारत ने सितंबर 2005 में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु अभिसमय का अनुसमर्थन किया था। स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। 5 से 7 जुलाई 2022 के मध्य पेरिस स्थित यूनेस्को मुख्यालय में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु अभिसमय के पक्षकारों की महासभा का 9वां सत्र आयोजित हुआ। इस बैठक के दौरान भारत को 2022 से 2026 हेतु अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु अंतर सरकारी समिति का सदस्य चुना गया। यह भारत की इस समिति के लिए तीसरा कार्यकाल है। पूर्व में भारत ने इस अंतर सरकारी समिति के सदस्य के रूप में 2 कार्यकाल पूरे किए हैं। पहला कार्यकाल 2006 से 2010 तक और दूसरा कार्यकाल 2014 से 18 तक। भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासतें यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल भारतीय परंपराएं,
पहली है रामलीला रामायण की परंपरागत प्रस्तुति 2008 से शामिल। दूसरा है वैदिक मंत्रोच्चार की परंपरा, तो वैदिक चैंटिंग है, ये 2008 से है। तीसरी है कुट्टियत्तम संस्कृत नाट्य कला, 2008 से है ये कुट्टियत्तम। फिर उसके बाद है रम्मन। रम्मन गढ़वाल हिमालय का धार्मिक उत्सव और अनुष्ठानिक रंगमंच है, 2009 से शामिल है। पांचवा है मुडियेट्टू, केरल का अनुष्ठानिक रंगमंच एवं नाट्य है, नृत्य नाटक है। ये क्या है, 2010 से शामिल है मुडियेट्टू। फिर है कालबेलिया, राजस्थान का लोकगीत एवं नृत्य है कालबेलिया, 2010 से शामिल है। कालबेलिया जनजाति है, बेसिकली सांप पकड़ने वाली, तो राजस्थान का लोक नृत्य और लोकगीत वही करते, 2010 से ये शामिल है। फिर छऊ नृत्य है, पूर्वी भारत का एक परंपरागत नृत्य जो झारखंड, उड़ीसा व पश्चिम बंगाल में प्रचलित है, 2010 से शामिल है। लद्दाख का बौद्ध मंत्रोच्चार, ये 8वां है। ये ट्रांस हिमालयी लद्दाख क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर में पवित्र बौद्ध ग्रंथों का पाठ है, तो ये लद्दाख का बौद्ध मंत्रोच्चार है, ये 2012 से शामिल है। फिर संकीर्तन है, 9वें नंबर पर है ये। मणिपुर का अनुष्ठानिक गायन ढोल वादन एवं नृत्य है, ये 2013 से शामिल है। फिर है 10वें नंबर पर पंजाब के जंडियाल गुरु के ठठेरों द्वारा पारंपरिक रूप से पीतल और तांबे से बनाए जाने वाले बर्तनों की शिल्पकला, 2014 से शामिल है। पंजाब के जांडियाल गुरु के ठठेरों द्वारा पारंपरिक रूप से पीतल और तांबे से बनाए जाने वाले बर्तनों की शिल्पकला, 2014 से शामिल है। 11वें नंबर पे योग है, 2016 से शामिल है। 12वें पे नवरोज है, नववर्ष के उत्सव का आयोजन, तो पारसी नववर्ष होता है ये नवरोज, ये 2016 से शामिल है। 13वें पे कुंभ मेला है, 2017 से शामिल। 14वें पे कोलकाता की दुर्गा पूजा है, ये 2021 से शामिल है। चलिए चर्चा को यहाँ पे समाप्त करते हैं, धन्यवाद।